नमस्कार दोस्तों, पिछले शुक्रवार की घटना है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली में एक लकड़बग्घे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया, वैसे ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सियासत गर्म हो उठी। खास करके खाजपाई सेना में भूचाल आ गया। आखिर उनका बहुत बड़ा दंगाई शागिर्द जो पकड़ा गया। दरअसल इस दंगाई शागिर्द लकड़बग्घे की जो दंगाई कहानी है वह कोई नई कहानी तो है नहीं। इसका इतिहास ही दंगा का रहा है। इसका इतिहास ही संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अराजकता फैलाना रहा है। इससे पहले भी ये लकड़बग्घा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाकर हंगामा खड़ा करना, उनकी बाहरी दीवार को भगवा रंग से रंग देना, यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के चेंबर में घुसकर उनके साथ अभद्रता करना, ये तमाम चीजें इस लकड़बग्घा के फेहरिस्त में हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करने के बाद इसकी जिंदगी में कोई भूचाल आया, नहीं, ऐसा करने के बाद इसकी जिंदगी में नित नया सफलता का चैप्टर लगता चला गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जैसे जैसे विपक्षी दलों के नेताओं को इसने निशाना बनाया, वैसे वैसे इसका रुतबा और ताकत दिल्ली के सियासी माहौल में बढ़ता ही चला गया। आज के हालात ये हैं कि इस लकड़बग्घा की ये हैसियत है, जितनी हैसियत दिल्ली के राजनीति में इस लकड़बग्घे की है, शायद उतनी हैसियत, उतना रुतबा केंद्र सरकार के किसी मंत्री की भी ना हो। कहीं ना कहीं यही कारण था कि इस लकड़बग्घे की गिरफ्तारी होते ही अचानक से तीन राज्य की पुलिस अलर्ट हो जाती है। ये वही पुलिस है जो कई मामलों में महीनों नहीं सालों साल तक सोई रहती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भाजपाई, खास करके अंधभक्त लोग, जब मोदी जी से कुछ सवाल किया जाता है तो वो लोग इसे गाली कहते हैं। खुद मोदी जी भी पता नहीं किस गोबर के बने हुए हैं। जब उनसे कोई सवाल करो, जनहित के कार्यों के बारे में याद दिलाओ, तो मोदी जी भी अलग अलग स्टेज से, मंच से कहते सुने जा सकते हैं कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अरे साहब, मैं आपको कैसे बताऊं, आप और आपके अंधभक्त तो वैसे भी ना समझ। 2014 उससे पहले ऐसा लगता था मानो पूरे देश की समस्याओं का हल किसी व्यक्ति के पास है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के हालात ये हो चुके हैं, उन्होंने देश के हालात ऐसे बना दिए हैं कि मुझे लगता है कि इस देश में कोई समस्या हो ना हो, वो बात की चीज़ है। इस देश की सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिक जो समस्या है, पहली समस्या है, वो खुद नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि इनके आने के बाद समस्याएं लगातार बढ़ती ही गई और यकीन मानिए उसे कम करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए इस महानुभाव ने कुछ भी करना जायज नहीं समझा। और जब विश्व पटल पर WHO जैसी प्रतिष्ठित संस्था जब इनके झूठ को बेनकाब करती है, कहती है कि आपके कोरोना मिसमैनेजमेंट के कारण भारत में लोग कीड़े मकोड़ों के मानिंद मरे, तब ये उन पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। जबकि हम सब ने, पूरी दुनिया ने मां गंगा का आंचल लाशों से पटता देखा। ये किससे छिपा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गंगा किनारे दफनाए लाशों के ऊपर से कफन नुचवाया? क्या ये किसी से छुपा हुआ है? लेकिन दोस्तों, मैं आता हूं लकड़बग्घे के ऊपर। इस लकड़बग्घे ने अरविंद केजरीवाल के उस वक्तव्य पर, जब अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स सिनेमा रिलीज हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे अपनी पार्टी के हित में साधने की कोशिश करी, अलग अलग मंचों से विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने की झूठी कोशिश की, नाकाम कोशिश की। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप सच में देश की जनता को यह दिखाना चाहते हो तो क्यों नहीं सरकार की तरफ से टैक्स फ्री करने का नाटक बंद कीजिए और यूट्यूब पर ही इसे अपलोड कर दिया जाए, ताकि देश की पूरी जनता, क्या पूरी दुनिया के लोग फ्री में देख पाएंगे। फिर टैक्स फ्री करने और ना करने की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, इस लकड़बग्घे ने दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार और उसमें संवैधानिक पद पर बैठाए गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया और अभद्रता की हद पार कर दी। जिसके बाद 1 अप्रैल को पंजाब में इसके खिलाफ FIR दर्ज होता है। उसी के सिलसिले में पिछले शुक्रवार को पंजाब पुलिस उसे उसके दिल्ली के आवास से गिरफ्तार करती है। हाँ, यहाँ पर एक चूक ये हो गई कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस या फिर स्थानीय थाने को इस बारे में सूचना नहीं दिया। लेकिन ऐसे में भी
क्या ये लकड़बग्घा इतना बड़ा था? क्या इसकी कारगुजारी इतनी अच्छी थी कि 3-3 स्टेट की पुलिस इसके लिए लगा दी गई? 3-3 स्टेट के दिग्गज नेताओं को उतारना पड़ा इस मामले में। खैर, ये बेहद शर्मनाक है। अगर पंजाब पुलिस भारतीय जनता पार्टी के उस दंगाई नेता को, उस नफरती नेता को अगर गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो पंजाब में एक कोर्ट में पेशी के लिए ही तो ले जा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में ऐसे बहुत तेरे मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं, जब वो दूसरे राज्यों में जाकर लोगों को, पत्रकारों को गिरफ्तार करते हैं और कई दिनों तक लोगों को पता नहीं चलता, घर वालों को पता नहीं चलता कि उनके अपने, जिसे खुद को पुलिस बताकर लोगों ने अरेस्ट किया, वो कहाँ है, किस थाने की पुलिस आई थी और कहाँ ले जाकर उन्हें गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में भाजपा शासित ही एक राज्य उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की पुलिस की असलियत, उसका एक चेहरा मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। ये पूरा स्टोरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब ये पूरा स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको पुलिस से इतनी नफरत हो जाएगी, ऐसी उसकी कारगुजारी है, ऐसे उसने उत्तर प्रदेश की एक जनता को इस तरीके से प्रताड़ित किया है कि आपको खास करके पुलिस महकमा पर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, दरअसल ये कहानी सुरेश सिंह की है। सुरेश सिंह उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के एक गांव मलकपुर के रहने वाले हैं। मैं बिना कोई देरी किए उनके ही कथनानुसार आपको वो कहानी सुना रहा हूं। जरा गौर से और पूरा इस कहानी को सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पुलिस किस तरीके से काम करती है और वहां की जनता कैसे पुलिसिया अराजकता का शिकार होती है। मैं सुरेश सिंह यूपी के अमरोहा के एक गांव मलकपुर का रहने वाला हूं। मेरे साथ पुलिस ने ऐसा जुल्म किया है, आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस ने मुझे पैसे से कंगाल कर दिया और शरीर से बेजार। मैं कोई काम नहीं कर सकता। हालात ऐसे हैं कि आप मेरे पास आए हैं तो आपके लिए चाय बनाने की खातिर भी दूध नहीं है मेरे पास। मेरे 5 बच्चे हैं। एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास 20 बीघे ज़मीन थी। मेरी ज़मीन सोना उगलती थी। सारा परिवार खेती करता था। गेहूं और गन्ना खूब होता था। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा मेरी 3 मेंथॉल की फैक्ट्रियां भी थी और दूध के लिए घर में 5 भैंसें। मेरी तीसरी नंबर की लड़की, जिसका नाम कमलेश है, पास के गांव के एक लड़के से उसे प्यार हो गया। लेकिन हम सब इस बात से बेखबर थे। वो भी हमारे साथ खेत में काम करने के लिए जाती थी और शाम 5 बजे तक सब लोग घर लौट आते थे। कभी कभार कमलेश देर से आती थी, क्योंकि एक का चारा काटना उसके जिम्मे होता था। मामला 6 फरवरी 2019 की है। वो समय पर घर वापस नहीं आई। शाम 6 बजे फिर एक लड़की का फ़ोन आया कि आपकी लड़की कमलेश भाग गई। सुनकर हमारे होश उड़ गए। हम उसे ढूंढने के लिए खेत पर गए, गंगा के पास गए, लेकिन वो कहीं हमें दिखाई नहीं दी। उस दिन के बाद से हमारा पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक रोडवेज, बस, टेम्पू, आसपास के गांव, सड़कों पर कमलेश को ढूंढने निकलता था, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं मिला। यहाँ तक कि सुल्तानपुर, बुलंदशहर, मेरठ, हमने हर जगह छान मारा, लेकिन कमलेश का पता कहीं नहीं लगा। दिन बीतते गए। हमारा सारा खेत खलिहान और कामकाज छोड़कर हम कमलेश को ढूंढते रहे। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भरोसा अब सिर्फ पुलिस पर था। मैं अपने मौसेरे भाई खान चंद के साथ आदमपुर कोतवाली के चक्कर लगाने लगा। फिर एसपी ऑफिस जाने लगा। मेरी बेटी को ढूंढ दो। मैं हर दिन जाता और एसपी से मिन्नतें करता, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। एक दिन मैंने गुस्से में एसपी विपिन टांडा को बोला कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी बेटी जिंदा है या मर गई। उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि पुलिस उसके बारे में पता लगा कर रहेगी। पुलिस वाले हर दिन मुझसे 2000 रुपये लेते कि गाड़ी में तेल डलवानी है। खेती पहले ही छूट चुकी थी, माली हालात बिगड़ चुकी थी। मैं एक दिन दोबारा एसपी विपिन टांडा से मिला और उनसे गुहार लगाए कि साहब कुछ तो रहम करें। मेरे सामने विपिन टांडा ने कोतवाली फ़ोन करके कप्तान साहब से कहा, यह केस अब खुलकर ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। हम लोग खुश हो गए।
चलो, आज तो एसपी साहब ने सभी को झाड़ लगा दी। अब कोई चमत्कार होकर रहेगा, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। कोतवाली पुलिस ने पास के गांव सीसो वाली गजरौला से देवेंद्र नाम के एक विकलांग लड़के को उठाया, उसे रात भर प्रताड़ित किया, पलाश से उसके नाखून तक खींच लिए और कहा कि वह बयान दे कि सुरेश ने अपनी बेटी कमलेश की ऑनर किलिंग की है, उसकी लाश कहीं दबा दी है। उस लड़के ने बयान दे दिए। पुलिस ने उसके इस बयान का वीडियो बना लिया। अब एक दिन मैं और मेरा बेटा कोतवाली गए तो मेरे लड़के को वहां जाते ही पुलिस पीटने लगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। पुलिस ने उसे लॉकअप में डाल दिया। फिर मेरी भी पिटाई की, मेरे पैरों के तलवे पर मारे, दीवार से सटाकर। पुलिस वाले मेरी टांगों पर खड़े हो जाते थे, मेरी कनपट्टी पर पट्टे मारे, कपड़े उतार कर मेरे पीछे कमर से नीचे तो इतने पट्टे मारे कि मेरे जोड़ तक खुल गए। फिर मुझे एक गिलास में कांच का बुरादा पिलाने की धमकी भी दी। मैं हाथ जोड़ता रहा, पांव पड़ता रहा, पूछा कि आखिर हुआ क्या। तब पुलिस वाले बोले कि तूने अपनी लड़की कमलेश को मार डाली और बस हमें इतना बता दे कि लाश कहाँ है। मैं बोला कि मालिक 4 दिन और दे दो, हम ही ढूंढ कर हाजिर कर देंगे कमलेश को, हमने लड़की नहीं मारी है। पुलिस वाले पट्टों पर पट्टे बरसाते रहे। फिर मुझे मोबाइल में देवेंद्र का वीडियो दिखाया कि यह देख सबूत, हमारे पास सबूत है कि लड़की तुमने ही मारी है। अगले दिन कोतवाली में एसडीएम विजय शंकर आए और बोले, बता लड़की कैसे मारी। लग रहा था कि सारी सरकारी अमला एक तरफ हो गया और मैं क्या बताता। मार मार कर मेरा बुरा हाल कर चुके थे। फिर मुझे 2 पुलिस वाले उठाकर मेरे घर ले गए। मेरी बहू पेट से थी, उसे एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, वो जमीन पर गिर गई। मेरी आंखों के सामने लेडी पुलिस वाली ने उसे पांव से ठोकरे मारे, उसके कमरे में रखा एक बक्सा निकाला और उसमें तमंचा रख दिया। मुझसे कहा कि इस तमंचे को उठाओ। मेरी बहू से पूछते रहे कि बताओ लड़की की लाश कहाँ छिपाई है। अब हमने लड़की मारी हो तो बताए ना कि लाश कहाँ छिपाई है। बक्से में 35,000 रुपये रखे थे और 2 बहुओं के जेवर भी थे। पुलिस वाले सब लूट कर ले गए। पुलिस ने यह केस बनाया कि मैंने अपनी लड़की को गोली मारकर उसे गंगा में बहा दिया। इसके बाद वहां से मुझे कोतवाली ले जाया गया। एसडीएम ने आदेश दिए कि इन लोगों को जेल भेजो। एसपी ने मेरे सामने कहा कि हर तीसरे दिन आ जाते थे दिमाग खाने के लिए, भेजो इन्हें जेल। वकीलों के मुंह पैसे जाने लगे। मेरी मेंथॉल की 3 फैक्ट्रियां बिक गई, भैंसें बिक गई। कनपट्टी पर मारने की वजह से आंखों की रोशनी चली गई। अब आंख से हमेशा पानी बहता है। करीब 1.25 साल हो चुका था। मैं और मेरा बेटा जेल में ही थे। एक दिन मेरा छोटा बेटा पास के गांव परोड़ा में किसी काम से गया। गांव में उसके मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। उसने मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी और गांव में पैदल मदद के लिए ढूंढने निकला। उसने देखा कि एक आंगन में एक लड़की झाड़ू दे रही है। मन ही मन उसने सोचा कि यह हमारी बहन कमलेश जैसी ही तो दिखाई दे रही है। उसने गौर से देखा तो वह कमलेश ही थी। वह चुपचाप वहाँ से भाग गया। अपने गांव आकर अपनी माँ से बताया कि उसने आज कमलेश को गांव परोड़ा में देखा है। माँ ने गांव में अपनी बिरादरी वालों से इस बात का जिक्र किया। मैं और बड़ा बेटा जेल में ही थे। सभी बिरादरी वालों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो गांव के सब लोग परोड़ा जाएंगे। अगले दिन मेरी पत्नी, बेटे और गांव के सब लोग परोड़ा गए। सब उसी घर में चले गए जहां मेरे बेटे ने बताया था उसने कमलेश को देखा है। मेरी पत्नी ने देखा कि कमलेश चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रोते हुए गले लग गई। मेरी पत्नी और गांव वालों ने उसे बताया कि तेरी वजह से तेरा बाप और भाई जेल में पड़े हैं। यह सुनकर कमलेश और ज़्यादा रोने लग गई। उसने और उसके पति राकेश ने कहा कि हम बापू और भाई को छुड़ाएंगे। तभी परोड़ा से ही गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन किया कि कमलेश मिल गई है और पुलिस गांव परोड़ा आ जाए, लेकिन पुलिस नहीं आई। फिर गांव वालों ने सुबह 7 बजे फ़ोन करके पुलिस से कहा, लेकिन पुलिस 11 बजे तक भी नहीं आई। बार बार फ़ोन करने पर आखिरकार कोतवाली पुलिस आई।
पुलिस ने कहा कि वह सिर्फ कमलेश को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। हमने कहा कि नहीं, हम सब जाएंगे। पुलिस इस बात पर राजी नहीं हुई। कमलेश को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी भगाती हुई चली गई। पूरा गांव भी पुलिस की गाड़ियों के पीछे भागा। करीब 50 गाड़ियां एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। सब पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर पुलिस मुकर गई, कहने लगी यह कमलेश है ही नहीं, हम नहीं मानते। फिर कमलेश ने कहा, हाँ मैं ही कमलेश हूँ। जेल के अंदर जो हैं वो मेरे पिता और भाई हैं, यह मेरी माँ है। पुलिस ने फिर भी सच मानने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना था कि कमलेश को हमने मारकर उसकी लाश गंगा में बहा दी है। मेरी पत्नी अपने रिश्तेदारों को भी पुलिस स्टेशन साथ ले गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे साबित करें कि कमलेश जिंदा है और आपके यानी कि पुलिस के सामने खड़ी है। फिर मेरी पत्नी ने कमलेश से कहा कि बता यह कौन है। कमलेश ने एक एक कर सभी सगे संबंधियों का नाम लेकर उसका संबंध भी बताया। अब पुलिस पसोपेश में आ गई। उसके बाद पुलिस कमलेश और उसके पति राकेश को सबसे अलग लेकर गई और उसे कहा कि 3 लाख ले लो और कह दो कि मैं कमलेश नहीं हूँ। दरअसल ये मामला 14 पुलिस वाले के फंसने की थी। मेरी बेटी ईमानदार निकली, वह टस से मस नहीं हुई और उसका भरपूर साथ उसका पति राकेश दिया। उसके बाद आखिरकार 1.25 साल बाद मैं और मेरा बेटा जेल से बाहर आए, लेकिन इस बीच 15-20 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। उन्होंने हमें मार मार कर किसी लायक नहीं छोड़ा था। आज मैं किसी भी काम को करने लायक नहीं हूँ। जेल से आने के बाद मैंने 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस किया, परंतु सीजीएम ने एसपी, एसडीएम और सीओ इन 3 लोगों को छोड़कर बाकी 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। परंतु मेरा तो सब चीज़ लुट चुका था। इज्जत भी गई, पैसे भी गए, शरीर भी गया। इसलिए इन तीनों अधिकारियों का नाम एफआईआर में लिखवा कर ही मानूंगा। आज पुलिस चाहती है कि मैं अदालती चक्कर लगाना छोड़कर घर बैठ जाऊं, लेकिन मैं घर बैठूंगा नहीं। दोस्तों, ये कहानी है सुरेश सिंह की। अब आप बताइए, जो पुलिस एक लकड़बग्घे, दंगाई लकड़बग्घा, नफरती लकड़बग्घा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ गंदी गंदी टिप्पणी करने वाले लकड़बग्घे के लिए 3 राज्य की पुलिस एक्टिव हो जाती है। सत्ताधारी पार्टी के दिग्गज नेताओं में भूकंप सा आ जाता है। सब के सब उसे बचाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और बचा लिए भी। उस लकड़बग्घे के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाकर सुनवाई करवाई गई और यह नहीं, अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगवा दी गई है। लेकिन एक आम इंसान के साथ यह पुलिस क्या करती है? क्या इसकी तस्वीर अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई उससे भी कुछ बदतर हो सकती है? एक पूरे परिवार को आपने अपने नकारापन से, अपने वैसीपन से तबाह करके रख दिया। दोस्तों, इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके, क्योंकि अब उसे न्याय की ही कामना है। क्योंकि जो इज्जत चली गई, जो पैसे चले गए, उसका शरीर चला गया, बुढ़ापे की इस उम्र में सुरेश सिंह को वो वापस तो नहीं मिल सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मदन मोहन को दीजिए इजाज़त। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।